अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और हमने ये सीरीज़ स्टार्ट की है अपने अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जब आप बेसिक साइड से क्लिनिकल साइड पर आते हैं तो शुरू शुरू में आपको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि तरीक़ेकार बहुत डिफरेंट है। बेसिक साइड पर आपने जो कुछ भी पढ़ा, आपसे एग्ज़ाम में वो चीज़ें पूछी जाती हैं और आप उनका आंसर देते हैं और आप पास हो जाते हैं। क्लिनिकल साइड पे जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसे आपने अपने पेशेंट पर अप्लाई करना है और अपनी डायग्नोसिस बनानी है। मेन थिंग इज़ डायग्नोसिस। तो जो आपकी नॉलेज है वो आपने अपने पेशेंट के ऊपर अप्लाई करनी है। तो अक्सर स्टूडेंट्स को मैंने ये कहते हुए सुना है, मतलब मैं कई सालों से अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ सिंस 2011। तो मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि स्टूडेंट्स को ऑफ्थेल्मोलॉजी या आई जो है वो पढ़ने में इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लग रही होती है। और वो कहते हैं कि हमें इसलिए नहीं इंटरेस्टिंग लगती क्योंकि ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमें पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रही है। तो हमने सोचा क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए जहाँ पे हम आसान करके आपको अपनी ज़बान में, उर्दू में या हिंदी में आपके जो भी मुश्किलात हैं उनका हल बताएं, उनका सॉल्यूशन बता सकें। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है हिस्ट्री टेकिंग के लिए। ऑफ्थेल्मोलॉजी में हिस्ट्री किस तरह से ली जाती है, तकरीबन सेम ही है जिस तरह आप दूसरी स्पेशलिटीज़ में ले रहे होते हैं, मेडिसिन, सर्जरी में। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि चेंज है, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे। दूसरा, ये लेक्चर मैंने डिज़ाइन किया है स्पेशली फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, तो मैंने इसको बहुत आसान बनाने की कोशिश की है और मैं जितना सिंपल इसको रख सकती थी मैंने उतना सिंपल इसको रखा है। तो जी, हिस्ट्री जो है एक बहुत ही बेसिक पार्ट है डायग्नोसिस बनाने के लिए, और एक अच्छी हिस्ट्री आपको 60 to 70% तक डायग्नोसिस आपकी बना देती है। फिर उसके बाद आप क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं और लैब इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं, जो कि मज़ीद आपकी डायग्नोसिस को कंफर्म करने में हेल्पफुल रहती है। तो जी, हिस्ट्री टेकिंग में पहला पार्ट जो है वो है बायोडेटा का। हिस्ट्री टेकिंग का हर पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और हर पार्ट से आपको कुछ ऐसे क्लूज मिलना शुरू हो जाते हैं जिनको फॉलो करते हुए आप अपनी डायग्नोसिस की तरफ एक राइट डायरेक्शन में बढ़ते चले जाते हैं। तो आपको क्लूज जो हैं वो बायोडेटा से ही मिलना शुरू हो जाते हैं। तो बायोडेटा में जो सबसे पहले चीज़ पूछी जाती है वो है नेम एंड, अगर आपका पेशेंट एडमिटेड है आपके पास तो उसका बेड नंबर। नेम एंड बेड नंबर बोथ आर फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर पेशेंट। नाम पूछने की एक और जो वजह है वो ये है कि जब आप नाम पूछ लेते हैं और जब आप अपने पेशेंट को नाम से बुलाते हैं तो आप में और आपके पेशेंट में जो कम्युनिकेशन गैप है वो कुछ कम होता हो जाता है, और आपका पेशेंट आपके साथ बात करते हुए कंफर्टेबल फील करता है, एक सेंस ऑफ फेमिलियरिटी आ रहा होता है, और आप जो भी क्वेश्चन पूछते हैं तो वो पेशेंट आपको बगैर किसी हेजिटेशन के उनके आंसर दे पाएगा। नेम के बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ हम पूछते हैं वो है एज। एज स्पेसिफिक डिजीजेज होती हैं, हर पेशेंट जो कंप्लेंट्स के साथ आ रहा है हर उसकी एज ग्रुप के हिसाब से डायग्नोसिस डिफरेंट बनती है। यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल कोट करना चाहूँगी कि मेरे पास एक पेशेंट आता है जिसकी एज है 16 ईयर्स, 16 साल का पेशेंट है, और वो कहता है कि उसे कम नज़र आ रहा है, डिक्रीज विजन की कंप्लेंट है। तो 16 साल के पेशेंट में डिक्रीज विजन की डायग्नोसिस कुछ और बनेगी, और यही अगर एक 70 साल का पेशेंट मेरे पास आता है डिक्रीज विजन की कंप्लेंट के साथ तो उसकी डायग्नोसिस कुछ और हो जाएगी। यानी सेम प्रेजेंटिंग कंप्लेंट इन डिफरेंट एज ग्रुप लीड्स टू डिफरेंट डायग्नोसिस। तो एज पूछने का ये मकसद है। फिर बात करते हैं हम जेंडर की। जेंडर आप जब नाम पूछते हैं तो नाम से भी आपको जेंडर पता चलता है, फिर जब आप पेशेंट को देख रहे हैं तो आपको देखने से भी उसका जेंडर पता चलता है। लेकिन जो एग्जामिनर आपकी हिस्ट्री सुन रहे हैं या जो एग्जामिनर आपकी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उन्हें पेशेंट का जेंडर नहीं पता, तो आप जेंडर को मेंशन कर दीजिए। ठीक है, अच्छा, जेंडर मेंशन कर दिए। दूसरा एक चीज़ इसमें ये भी होती है, कुछ काम होते हैं जो कि मेल ओरिएंटेड फील्ड्स होती हैं, कुछ काम होते हैं जो कि फीमेल ओरिएंटेड फील्ड्स होती हैं। मेल्स आर मोर एट द आउटडोर्स एंड फीमेल्स मे बी मोर इन द इनडोर्स, तो उनके एक्सपोजर का डिफरेंस आता है, तो जिसकी वजह से उनकी डिजीजेज भी डिफरेंट हो जाती हैं। जेंडर के बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ऑक्यूपेशन। हर ऑक्यूपेशन के अपने हैजर्ड्स हैं, और ऑक्यूपेशन के बारे में पूछने से आपको बहुत स्ट्रॉन्ग क्लू मिल सकते हैं अपनी डायग्नोसिस की तरफ। यहाँ पर फिर मैं एक एग्जांपल कोट करती हूँ कि अगर मेरे पास एक पेशेंट आता है, मेल पेशेंट है, 30 ईयर्स ओल्ड पेशेंट है, और वो कह रहा है कि कुछ नज़र कम आ रहा है,
आंखें थकी थकी रहती हैं और मुझे पानी आ रहा है आंखों से या बर्निंग फील हो रही है आईज में, और मैं उससे पूछती हूँ कि जी आप काम क्या करते हैं, तो पेशेंट मुझे बताता है कि मैं कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ। तो मुझे एक क्लू मिल गया कि ये बंदा कंप्यूटर ऑपरेटर है, ही मस्ट बी एट द स्क्रीन मोस्ट ऑफ हिज टाइम्स, और एक स्क्रीन के साथ उसका एक्सपोजर है, वो काम अपना करते हुए मे बी जो है ज़्यादा स्क्रीन टाइम है, ब्लिंकिंग कम है, तो ये सारी चीज़ें मुझे अपनी डायग्नोसिस की तरफ ले जाएंगी। तो ऑक्यूपेशन पूछना बहुत ज़रूरी है। फिर हम बात करते हैं रेजिडेंसी। रेजिडेंस हम पूछते हैं पेशेंट से, वजह मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिडेंस पूछने की। एक तो चले आपको पता चल जाएगा आपका पेशेंट कहाँ से आया है, हर जगह की अपनी डिजीजेज होती हैं, किसी दूसरे मुल्क से किसी दूसरे शहर से हम कहें अच्छा यहाँ तो किसी दूसरे मुल्क में कोई दूसरी बीमारी एंडेमिक है, जिस तरह पाकिस्तान में मलेरिया एंडेमिक है, कहीं पे कोई बीमारी है कहीं पे कोई, तो रेजिडेंस का पूछना ज़रूरी है। दूसरा रेजिडेंस पूछने का जो इम्पॉर्टेंट मकसद है, कुछ कंडीशंस क्लिनिकल कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनके लिए आपको आपके पेशेंट का रेगुलर फॉलोअप चाहिए, और आप अपने पेशेंट से रेजिडेंस पूछते हैं और वो आपको बताता है कि जी वो तो किसी दूर के इलाके में रहता है, तो हमें ये बात समझ आ जाएगी कि ये किसी दूर के इलाके में रहता है, तो बार बार इसके लिए यहाँ पर आना मुश्किल हो सकता है, तो फिर हम उस पेशेंट को एडमिट कर लेंगे, ताकि हमें जिस तरह कॉर्नियल अल्सर का पेशेंट है उसको डेली फॉलोअप देना है, हमने डेली बेसिस पे चेक करना है उसको। तो अगर कॉर्नियल अल्सर का पेशेंट है और वो किसी दूर इलाके से आया है, तो मैं तो उसको एडमिट कर लूंगी हॉस्पिटल में, ताकि मुझे उसके डेली फॉलोअप में मुश्किल ना हो, ना मुझे मुश्किल हो, ना मेरे पेशेंट को। फिर हम बात करते हैं प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स की। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स वो कंप्लेंट्स होती हैं जो आपके पेशेंट को आपके पास लेकर आती हैं। मतलब अगर किसी बंदे को 10 साल से डायबिटीज़ है और अब उसकी नज़र कम हो गई है पिछले 1 महीने से, तो आपको आके वो बताएगा ज़रूर कि मुझे तो 10 साल से डायबिटीज़ है और अब मेरी नज़र कम हो गई है। तो ये डायबिटीज़ नहीं है जो उसको आपके पास खींच कर ले आई, ये उसकी डिक्रीज्ड विजन है जिसकी वजह से वो आपके पास आया है। तो उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन जो होगी वो डिक्रीज्ड विजन की होगी। कोई भी आपका पेशेंट कंप्लेन कर सकता है, डिक्रीज विजन की कंप्लेन कर सकता है, रेड आईज की कंप्लेन कर सकता है, पेन इन आईज, वाटरिंग, जो भी पेशेंट आपको कंप्लेन करे, तो उस प्रेजेंटिंग कंप्लेन के लिए आपको क्या क्या चीज़ें पूछनी है। सबसे पहले ऑनसेट, ये जो भी कुछ आपको हुआ ये अचानक हो गया सडन ऑनसेट, या आहिस्ता आहिस्ता हुआ ग्रेजुअल ऑनसेट, तो ऑनसेट आपने पूछना है। फिर आपने ड्यूरेशन पूछना है कि कब से हुआ, 1 दिन 2 दिन 1 महीना 2 महीना, ठीक है, ड्यूरेशन आपने पूछना है। फिर आपने लेटरलिटी पूछनी है, 2 आईज हैं, हो सकता है एक आंख में मसला है, हो सकता है दोनों आंखों में मसला है, तो आपने लेटरलिटी पूछनी है कि इज इट यूनिलैटरल और बायलैटरल, और अगर यूनिलैटरल है तो आप मेंशन कर दीजिए लेफ्ट आई है या राइट आई है, ठीक है जी। फिर उसके बाद हम पूछते हैं वेरिएबिलिटी, कि दिन में नज़र कम है या रात में नज़र कम है, या सुबह सही होते हैं शाम तक होते होते आंखें बिल्कुल थक जाती हैं। तो वेरिएबिलिटी डिफरेंट टाइम पीरियड्स में, डिफरेंट टाइम ऑफ द डे में आपने अपने पेशेंट की कंप्लेन की वेरिएबिलिटी पूछनी है। और फिर आपने उसको लिखना कैसे है कि बिलफर्ज अगर मेरे मरीज को 1 महीने से डिक्रीज्ड विजन है, तो मैं उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन लिखूंगी डिक्रीज्ड विजन इन बोथ आईज सिंस 1 मंथ। और अगर एक से ज़्यादा कंप्लेन है, आपका पेशेंट कह रहा है कि मेरी 1 महीने से नज़र कम है, अब 2 दिन हो गए हैं तो मेरी आंखों से पानी आना शुरू हो गया है, तो आप लिखेंगे डिक्रीज विजन सिंस 1 मंथ एंड वाटरिंग फ्रॉम बोथ आईज सिंस 15 डेज। यानी जो पुरानी कंप्लेन है उसको पहले लिखेंगे, जो नई कंप्लेन है उसको बाद में लिखेंगे। वी हैव टू मूव इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो जी प्रेजेंटिंग कंप्लेन के बाद हम पूछते हैं हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन्स, यानी आपके पेशेंट ने जो भी आपको प्रेजेंटिंग कंप्लेन बताई है, अब उनकी आपने सारी डिटेल्स लिखनी है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से कहती हूँ कि ट्राई टू राइट योर हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन इन 3 पार्ट्स। सबसे पहले पार्ट जो है वो है डिस्क्राइब द प्रेजेंटिंग कंप्लेन, आपके पेशेंट ने आपको जो भी कंप्लेन बताई है उसके बारे में हर सवाल पूछिए, उसका जवाब सुनिए और फिर लिख दीजिए। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ, अगर मेरे पास पेशेंट आता है विद द कंप्लेन ऑफ डिक्रीज विजन, तो मैं डिक्रीज विजन से रिलेटेड उससे सारे सवाल पूछूंगी। सबसे पहले तो ड्यूरेशन, डिक्रीज विजन है तो कब से है,
देन ऑनसेट, सडन है या ग्रेजुअल है, देन पेनफुल है या पेनलेस है, दिन में है या रात में नजर कम है, करीब की नजर कम है या दूर की नजर कम है, एक आंख में कम है या दोनों आंखों में कम है। तो डिक्रीज विजन से रिलेटेड जो जो भी क्वेश्चन है वो आपने पूछने हैं और पहले पार्ट में लिख देने हैं। सेकेंड पार्ट इज अबाउट द पॉजिटिव एसोसिएशन। अब आप उससे ये पूछिए कि ये जो आपकी नज़र कम है, क्या आपको इसके साथ सर में भी दर्द होता है, या वर्टाइगो, वाटरिंग, नोजिया एंड वॉमिटिंग एंड ब्लैकआउट्स, यानी ये सारी चीज़ें इसके साथ आपको होती हैं आपके मरीज को, तो आप इनको पॉजिटिव एसोसिएशंस में लिख दीजिए। अगर नहीं है तो थर्ड पार्ट निगेटिव एसोसिएशंस में ये सारी चीज़ें लिख दीजिए। रिमेंबर, निगेटिव एसोसिएशंस आर एज इम्पॉर्टेंट एंड पॉजिटिव एसोसिएशन। मतलब अगर आपके पेशेंट को सर दर्द है तो आपने लिखना है, लेकिन अगर आपके पेशेंट को सर दर्द नहीं है तो भी आपने लिखना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द निगेटिव एसोसिएशंस एज वेल। देन आती है ऑक्यूलर हिस्ट्री, जो मेडिसिन और सर्जरी में आप नहीं पूछते हैं। ऑक्यूलर हिस्ट्री में कुछ पॉइंट्स हैं मेन, जो कि आप अपने माइंड में रख लें कि मुझे ये 4-5 पॉइंट्स हैं जो पूछने हैं, तो आपके क्वेश्चंस कभी मिस नहीं होंगे। सबसे पहले मैं पूछूंगी कंकॉमिटेंट और प्रीवियस आई डिजीज। पहले कोई आंखों की बीमारी रह चुकी है या साथ कोई आंखों की बीमारी है। जैसे कि अगर पेशेंट मेरे पास आता है विद डिक्रीज विजन और मैं उससे पूछती हूँ कि कोई और बीमारी, तो वो आपको कहेगा कि जी मैं आई ड्रॉप्स डालता हूँ अपनी आंख में एलर्जी के लिए, या मैं आई ड्रॉप्स डाल रहा हूँ अपनी आंख में ग्लॉकोमा के लिए, ग्लॉकोमा या काला पानी जिसको उर्दू और हिंदी में हम कहते हैं। तो कोई बीमारी ऐसी आएगी जो पहले कभी उसको रह चुकी थी, या अभी कोई ऐसी बीमारी है जिसके लिए वो दवाइयाँ ले रहा है लेकिन ये अब एक नई प्रॉब्लम उसको हो गई है, एलर्जी का पेशेंट है, दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहा है लेकिन अब जो है उसकी नज़र कम हो गई है, तो ये कॉन्कॉमिटेंट एंड प्रीवियस आई डिजीज में आपने लिखना है। उसके बाद आप लेंगे आई ग्लासेस की हिस्ट्री, रिफ्रैक्टिव एरर या आई ग्लासेस। देखें क्या होता है, ये खुद हम एक कॉमन प्रैक्टिस देखते हैं स्पेशली फीमेल्स में, कि ग्लासेस लगे हुए हैं, आईसाइट वीक है, प्रिस्क्रिप्शन उनके पास है, लेकिन चश्मा नहीं लगाना बिकॉज इट डिमिनिश देयर ब्यूटी। तो इसलिए चश्मा नहीं लगाते कि जी हमारा हुस्न जो है वो उससे अफेक्टेड होगा। तो आपने ये आई ग्लासेस की हिस्ट्री ज़रूर लेनी है कि जी पहले आई ग्लासेस लगाता है, अब चश्मा टूट गया है तो आया है फिर से आपके पास। फिर आजकल का जो दौर है, कॉन्टैक्ट लेंसेज आर वेरी कॉमन। गर्ल्स क्या, इवन बॉयज़ भी अपनी आईज को कलर्ड करने के लिए ये लगा रहे हैं आजकल, और ये कोई थेराप्यूटिक यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो कॉन्टैक्ट लेंसेज की हिस्ट्री आपने ज़रूर लेनी है क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंसेज से रिलेटेड इन्फेक्शन वगैरह कॉमन होती जा रही हैं। फिर आप हिस्ट्री ले लीजिए टॉपिकल मेडिकेशंस की। आंखों में कोई ड्रॉप उसने डाले हैं या डाल रहा है या पहले कभी डाले हों, तो ये आप ज़रूर उससे पूछ लीजिए। जैसे हमने बात की एलर्जी के जो पेशेंट्स हैं वो स्टीरॉइड्स यूज़ कर रहे होते हैं, तो स्टीरॉइड्स के अपने साइड इफेक्ट हैं आई पे, आपने ये पूछना है कि आप कोई टॉपिकल मेडिकेशन तो यूज़ नहीं कर रहे। यहाँ पे आपको मैं एक ज़रा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दूँ कि अक्सर ऐसा होता है कि जो छोटे विलेजेस के जो पेशेंट्स हैं, तो जी आंखों में खारिश हुई, थोड़ा पानी आया तो उन्होंने ड्रॉप्स डाल लिए, अब उनको कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, तो वो आ गए कि जी कतरे डालने से पहले तो सही थे, अब नज़र नहीं आ रहा कुछ। और जब आप पूछेंगे कि कौन से कतरे, तो वो कोई मिड्रियाटिक आई ड्रॉप होंगे जो एट्रोपिन वाला कंपाउंड है, या तो एट्रोपिन है या ट्रोपिकामाइड है। तो वो ये दवाइयाँ डाल लेते हैं आंखों में कि जी चले पानी ख़त्म हो गया या क्या, विदाउट ज़ाहिर है डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर, तो नज़र कम हो गई। तो जब आप इन पेशेंट्स को देखेंगे तो आपको इनकी प्यूपिल डायलेटेड मिलेगी, नॉन रिएक्टिव टू द लाइट, तो और लाइट रिफ्लेक्स आपको एब्सेंट मिलेगा। तो और हिस्ट्री जब आप लेंगे तो आपको पता चलेगा कि जी इन्होंने आंखों में मिड्रियाटिक आई ड्रॉप्स डाले, तो आपकी डायग्नोसिस क्लियर हो जाएगी। फिर आपने पूछना है लेज़र्स का। आजकल लेज़र्स बहुत कॉमन है, लेजर्स की हिस्ट्री लेनी है, सर्जरी की हिस्ट्री लेनी है इंक्लूडिंग द रिफ्रैक्टिव सर्जरी। रिफ्रैक्टिव सर्जरी का आजकल दौर है, काफ़ी सेफ हो गई हैं और काफ़ी पॉपुलर है यंगस्टर्स में कि जी ग्लासेस उतरवाने हैं तो हमें सर्जरी कर दीजिए तो हमारे ग्लासेस उतर जाए। तो आपने सर्जरी की हिस्ट्री लेनी है इंक्लूडिंग द रिफ्रैक्टिव सर्जरी, और साथ में ट्रॉमा की भी हिस्ट्री ले लीजिए। फिर हम बात करेंगे मेडिकल और सिस्टमिक हिस्ट्री।
कि बाकी की बॉडी की अब आप हिस्ट्री ले लीजिए कि कोई प्रॉब्लम हो मेडिकली या सिस्टमेटिकली कोई प्रॉब्लम है तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछिए और लिख दीजिए। सबसे जो इम्पोर्टेंट कंडीशंस हैं उनमें डायबिटीज़ है। अगर आपका पेशेंट डायबिटिक है तो आपने उससे पूछना है कब से है आपको डायबिटीज़, डायबिटीज़ के लिए आप क्या ले रहे हैं, इंसुलिन लगा रहे हैं या टैबलेट्स ले रहे हैं हाइपोग्लाइसीमिक। अगर आपका पेशेंट इंसुलिन लगा रहा है, आस्क अबाउट द डोजेज, आस्क अबाउट द रेजीम ऑफ द इंसुलिन, कौन सी टाइप की इंसुलिन है, शॉर्ट एक्टिंग है या लॉन्ग एक्टिंग है, कितनी बार लगा रहा है, हु इज रिस्पॉन्सिबल और हु टेक्स केयर ऑफ हिज इंसुलिन, और वो इंसुलिन खुद लगा रहे हैं या कोई और लगाता है, तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछनी है। आल्सो द हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन आपने अपने पेशेंट से लेनी है, और ये दोनों चीज़ें प्री ऑपरेटिवली भी आपने अपने पेशेंट से पूछनी है कि हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ दोनों जो है आपके पेशेंट की कंट्रोल होनी चाहिए। कार्डिक डिजीजेस की हिस्ट्री ले लीजिए, एस्थमा की हिस्ट्री ले लीजिए, क्योंकि स्पेशली ये इंपॉर्टेंट है सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपका पेशेंट इतनी देर सुपाइन पोजीशन में लेट भी पाएगा या नहीं, कोई जॉइंट पेन, कोई नेक पेन, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है फॉर द ऑपरेटिव पेशेंट्स। फिर बात आ जाती है ड्रग हिस्ट्री की। अब ड्रग हिस्ट्री हमने इसमें लेनी है सिस्टमिक। टॉपिकल मेडिकेशन जो आई ड्रॉप्स हैं उनकी हिस्ट्री हम ले चुके हैं ऑक्यूलर हिस्ट्री में। अब यहाँ पर सिस्टमिक जो ड्रग्स हैं उनकी हमने हिस्ट्री लेनी है, जैसे कि डायबिटीज़ के लिए हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स। एक हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट आता है, पायोग्लिटाजोन है नाम उसका, तो वो मैक्यूलर एडिमा करवाता है। तो अगर डायबिटिक पेशेंट है, पायोग्लिटाजोन ले रहा है और डिक्रीज विजन के साथ आ रहा है, तो हम ये ध्यान उस तरफ जाएगा कि जी ये दवाई ले रहा है तो मे भी इसको ये इशू ना हो, मैक्यूलर एडिमा ना हो जो इसकी नज़र कम हो गई है। फिर एंटी हाइपरटेंसिव्स की भी हमने हिस्ट्री लेनी है, स्टीरॉइड्स की भी हमने हिस्ट्री लेनी है। अगर एस्थमा का पेशेंट है, कोई स्किन डिजीज़ है जिसके लिए स्टीरॉइड ले रहा है, देखें स्टीरॉइड किसी भी रूट से लें, ओरली लें, इंट्रावेनस लें, इंट्रामस्कुलर लें, टॉपिकली लें, तो हर तरीके से ही इसके अपने साइड इफ़ेक्ट हैं आई के ऊपर। फिर आती है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में हम पूछते हैं ऐसी बीमारियां जो कि जेनेटिकली ट्रांसमिटेड होती हैं या कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं। कम्युनिकेबल डिजीजेज के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, जैसे कि आजकल कोरोना वायरस फैल रहा है ना, तो ये कोविड-19 जो है आपका, अगर घर में किसी एक बंदे को है तो बाकियों के भी हम टेस्ट करवाते हैं बिकॉज दे आर एक्सपोज टू दैट, और ये वायरस एक से दूसरे को लगता है, कॉन्टेजियस है, कम्युनिकेबल है। तो एक तो ये डिजीजेज है फैमिली हिस्ट्री में। दूसरी आती है हेरिडिटरी डिजीजेज, जिनमें डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कार्डिक डिजीजेज हैं, कंजेनिटल अनोमलीज हैं एंड ब्लाइंडनेस। आई की जब आप हिस्ट्री ले रहे हैं तो ब्लाइंडनेस को आप नहीं भूलेंगे। फैमिली हिस्ट्री में आपने ज़रूर पूछना है कि घर में किसी को ब्लाइंडनेस तो नहीं है, घर में किसी को आंखों की कोई बीमारी तो नहीं है। पेशेंट आपको कहेंगे कि हाँ वो हमारे नाना को, दादा को नज़र आना बंद हो गया था। आप पूछेंगे जी क्यों नज़र आना बंद हो गया था, तो वो कहेंगे, या तो कहेंगे जी शुगर का असर हो गया था या काला पानी था, या हो सकता है कि वो ना बता पाएँ कि उनको क्या मसला था। अगर बता देते हैं तो बहुत अच्छा है, हमें पता चल जाएगा कि अच्छा जी फैमिली में ये मसला इस तरह से है। लेकिन अगर ना भी बता पाएँ तो यू हैव टू मेंशन कि फैमिली हिस्ट्री फॉर ब्लाइंडनेस इज़ पॉजिटिव। फिर आ जाती है पर्सनल एंड सोशल हिस्ट्री। पर्सनल हिस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट है स्मोकिंग। आपको पता है स्मोकिंग इज़ द रिस्क फैक्टर फॉर ऑलमोस्ट एवरी डिजीज़, तो स्मोकिंग का ज़रूर आपने पूछना है। इसके अलावा एडिक्शन, पर्टिकुलरली अल्कोहल। अल्कोहल जो भी ख़ास तौर पे जो मीथेनॉल है वो ऑप्टिक न्यूरोपैथी करवाती है, तो इसलिए आपने अल्कोहल की हिस्ट्री लेनी है। और रिक्रिएशनल ड्रग, कोकेन, हीरोइन, मॉर्फिन, एनी एजेंट, ये सारे आपने पूछने हैं। फिर आप इनसे हिस्ट्री लेंगे ट्रैवलिंग की, या कुछ यूवीआइटिस के केसेस ऐसे होते हैं टू एक्सक्लूड एचआईवी रेटिनोपैथी या टू एक्सक्लूड एचआईवी एड्स, तो आपने सेक्सुअल हिस्ट्री भी लेनी होती है, हिस्ट्री ऑफ ट्रैवलिंग एंड सेक्सुअल हिस्ट्री भी। पर ये मैं कहूँगी कि ये डिपेंडिंग अपॉन द केस, अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ हो सकती है इतनी हिस्ट्री लेने के बाद, तो ज़रूर आप उनसे ये हिस्ट्री ट्रैवलिंग की और सेक्सुअल हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है लीजिए। फिर आप जैसे कि कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जो पेट्स से लेके, जैसे टॉक्सोप्लाज्मोसिस है, हमने पढ़ा है कैट्स की फीसिस से फैलता है, तो हमें पेट्स की हिस्ट्री ज़रूर लेनी है। डिक्रीज विजन के साथ आ रहा है, पेट्स भी हैं घर में, और तो मे भी टॉक्सोप्लाज्मा हो सकता है। याद रखिए अभी हम सिर्फ हिस्ट्री ले रहे हैं, अभी हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन पर नहीं पहुँचे हैं।
जब हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो ये HIV रेटिनोपैथी है या टॉक्सोप्लाज्मोसिस है या ऑप्टिक न्यूरोपैथी है, जो भी मैं आपसे बातें कर रही हूँ, ये सब आप क्लिनिकली एग्जामिन करेंगे या फिर आप कुछ इन्वेस्टिगेशंस करवा लेंगे बाद में। फिलहाल सिर्फ हिस्ट्री ले रहे हैं, तो हिस्ट्री से देखें हमें डिक्रीज विजन के साथ आई, प्रेग्नेंट फीमेल है और उसके घर में बिल्लियां हैं। देखिए हिस्ट्री से ही एक लिंक बन गया कि में भी इसको टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो सकती है, तो एक डायरेक्शन आपको मिल जाएगी कि आपको किस तरफ को जाना है। ठीक है, तो जी हिस्ट्री के बाद डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए हम करते हैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन। और क्लिनिकल एग्जामिनेशन कमिंग सून, ये लेक्चर्स आ रहे हैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन के, जिसमें हम आपको इम्पोर्टेंट क्लिनिकल एग्जामिनेशन जो है करना सिखाएंगे पेशेंट्स के ऊपर, और पूरे बाकायदा वीडियोस के साथ हम आपको समझाएंगे, कोशिश करेंगे अच्छे से समझने की। तो जी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। और अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया, आपको मेरी बात समझ आई, तो प्लीज़ डू कमेंट। और अगर आप कोई टॉपिक समझना चाहते हैं, कोई चीज़ पढ़ना चाहते हैं जो आपको नहीं समझ में आ रही है, या कोई चीज़ ऐसी जो आपको बहुत मुश्किल लग रही है, तो प्लीज़ ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइए। मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगी, मैं ज़रूर आपकी मुश्किल को हल करने की कोशिश करूँगी। और जो टॉपिक्स आप पढ़ना चाह रहे हैं उन टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियोज़ हम बना के ज़रूर आप लोगों के लिए अपलोड कर देंगे। तो थैंक यू वंस अगेन, और आई होप कि आपको हमारे इन लेक्चर से फ़ायदा होगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।